हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण के अंतर्गत हम जानेंगे कि हमारे पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं और पर्यावरण में कौन सी क्रियाएं होती रहती है। हमारे द्वारा पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है और हम किस प्रकार पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण शब्द से आप परिचित हैं। हमारे आसपास के जो भी चीज़ हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें, पर्यावरण शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास और आवरण का मतलब है चारों ओर, यानी हमारे चारों ओर के वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं और ये सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन सभी में अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी सभी कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारे लिए, हमारे किसी भी जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण एक प्रकृति के उपहार के रूप में है, क्योंकि वहाँ से हमें जीवित रहने के लिए सब पदार्थ प्राप्त होते हैं। हवा, पानी, भूमि, पेड़, जल और जितने भी प्राकृतिक तत्व। और पर्यावरण धरती को स्वस्थ जीवन रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। बच्चों, अगर हम पर्यावरण को देखें तो पर्यावरण के दो कारक हैं, जैविक और अजैविक। हम पर्यावरण को अपनी बहुत सारे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को हम पर्यावरण में डालते हैं। आप देखते हैं, हम दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक बहुत सारे पदार्थ को पर्यावरण में डाल देते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ को जीवों द्वारा विघटित किया जा सकता है, यानी तोड़ लिया जाता है, तो उस पदार्थ को हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, या हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जो पदार्थ सड़ गया वो जैव निम्नीकरणीय है। जैसे हम पत्ता, जो किचन का जो कचरा है, सब्जी का छिलका वगैरह, ये सब सड़ जाता है, अब घटित हो जाता है, तो ये हमारा निम्नीकरणीय पदार्थ हुआ। लेकिन पर्यावरण में वे पदार्थ जो इन सूक्ष्म जीवों द्वारा अब घटित नहीं होते, उन्हें हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में मौजूद रहते हैं और हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं, पारितंत्र, जिसको इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह एक पर्यावरण की एक इकाई है, एक प्राकृतिक इकाई, जो एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी, यानी पौधे, जानवर, जीव मिलकर जो, और अब उसके जो अजैव घटक हैं, अजैव पर्यावरण, जो हवा, पानी, ये मिलकर एक इकाई बनाते हैं, जिसे हम पारितंत्र कहते हैं। जैसे अगर जंगल एक पारितंत्र है, जंगल के पेड़ पौधे, जानवर, वहाँ के हवा, भूमि, मृदा, ये मिलकर एक पारितंत्र जंगल बनाए। तो पारितंत्र को भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक पारितंत्र, जो पूर्ण रूप से सूर्य ऊर्जा पर निर्भर, हम कह सकते उसे भगवान ने बनाए, वो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, वो प्राकृतिक पारितंत्र है, जैसे जंगल, घास का मैदान, सागर। दूसरा, हम मानव भी पारितंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे खेत, बागीचा, कृषि पारितंत्र, तालाब, नगर, ये सब हमारे मानव निर्मित पारितंत्र हैं। और इस पारितंत्र को अपने ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चों, जब हम जीव की बात करते हैं, पारितंत्र के घटक की बात करते हैं, तो पारितंत्र में जो है
हमारे पास होते हैं उत्पादक। उत्पादक जो उत्पादन करते हैं, तो जो भी हरे पौधे हैं वो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उससे भोजन बनाते हैं। पौधे के अलावा नीलहरी, शैवाल वगैरह भी, ये सब उत्पादक हैं। अब इस उत्पादक पर जो निर्भर हैं, जो डायरेक्ट इन उत्पादक पर निर्भर हैं, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे जितने भी शाकाहारी जंतु हैं जो घास पात खाते हैं, पेड़ पत्ते खाते हैं, वे सब कहलाएं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को जो आहार बनाए वे कहलाएं द्वितीयक उपभोक्ता। यानी शाकाहारी जीव को जो ग्रहण करते हैं वे हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मोर, सियार, लोमड़ी, ये जो शाकाहारी जीव को अपना आहार बनाते हैं। इससे जब हम लंबी श्रृंखला में जाएं तो तृतीयक उपभोक्ता भी मौजूद है, जो इस मांसाहारी जीव को भी, शाकाहारी जीव, ये दोनों को ग्रहण करता है, जिसको हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सांप, शेर, बाघ। अब ये सब अगर मर गए, ये सभी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हरे उत्पादक भी, तो इसको अपघटक जो हुए कवक और जीवाणु इसको अपघटित करते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उसको फिर मिट्टी में वापस भेज देते हैं। और फिर मिट्टी से हमारे हरे पौधे उसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या जो उसके खनिज के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से एक चक्र चलता है और हमारे सभी पारितंत्र में ये चक्र चलते रहता है। तो इस तरह से हम देखें, हम कह सकते हैं उपभोक्ता भी जो है उसको भी हम बांट सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ये देखिए, एक हमारे उत्पादक पेड़ पौधे जो भोजन तैयार कर रहे हैं और उपभोक्ता जो इस भोजन पर, यानी उत्पादक द्वारा निर्मित भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर निर्भर है। यानी शाकाहारी प्रत्यक्ष पर और जो मांसाहारी जीव हैं वो अप्रत्यक्ष रूप पे इसी उत्पादक द्वारा बने हुए भोजन पर निर्भर हैं। उपभोक्ता को हम 4 समूह में बांटे। शाकाहारी जो पेड़ पौधे पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, मांसाहारी जो मांस पर निर्भर है, सर्वाहारी ओमनिवोर्स जो दोनों पर निर्भर है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पर, जैसे हम लोग मनुष्य भी ओमनिवोर्स पे सर्वाहारी है, और परजीवी जो दूसरे जो पचे हुए भोजन है उससे जो पोषण प्राप्त करता है उसे हम परजीवी कहते हैं। हमारा जूं एक परजीवी है। अब पर्यावरण में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, और ये पर्यावरण को साफ भी करते हैं एक तरह से। इसीलिए इन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जो साफ सफाई जो सर्फ है उसको हम लोग अपमार्जक कहते हैं। तो इस पर्यावरण का सफाई का कार्य ये सूक्ष्म जीव करते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि जितने सर्वाहारी, मांसाहारी पेड़ पौधे जो भी जीव हैं उनको यही अपघटक के रूप में उनको तोड़कर सरल पदार्थ में बदलते हैं, जिससे कि पौधे इसको फिर से ग्रहण कर सके। तो ये पर्यावरण को साफ सफाई का काम करते हैं, तो इन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखे, पारितंत्र के क्या क्या घटक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। अब आप ये भी देखेंगे कि पूरे पर्यावरण में हर जीव पर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे हम आहार श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। यहाँ पर मैं एक आहार श्रृंखला दिखा रही हूँ। घास को हिरन खाया, हिरन को पाक। तो घास प्राथमिक उत्पादक हुआ, घास उत्पादक हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हमारा हिरन हुआ और द्वितीयक उपभोक्ता हमारा शेर हुआ। तो इस तरह से ये एक श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। बच्चों, जब हम खाद्य यानी भोजन की एक श्रृंखला देखते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा की भी एक श्रृंखला होती है।
यानी भोजन के रूप में ऊर्जा ही एक जीव से दूसरे जीव में गया। लेकिन आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि पेड़ पौधे जो भी सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसका मात्र 1% को ही, उस ऊर्जा का मात्र 1% को ही भोजन के रूप में बदल पाते हैं। और उस खाद्य ऊर्जा को जितना ग्रहण करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता उसका मात्र 10% ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक मात्र 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हुआ। यानी पौधे से शाकाहारी जंतु में 10%, शाकाहारी से मांसाहारी जंतु में उसका 10%, और इस तरह से तृतीयक उपभोक्ता में उसका 10%। यानी अगर हम इस तरह से देखें तो मांसाहारी जंतु में जो ऊर्जा की मात्रा है वो शाकाहारी जंतुओं से कम जाती है, क्योंकि वो उसका 10% जाता है। मैं आपको एक इसी ऊर्जा के ऊर्जा स्थानांतरण का एक चक्र भी दिखाती हूँ। सौर ऊर्जा से ग्रहण हुआ उत्पादक में, उत्पादक से शाकाहारी में, शाकाहारी में से जो कुछ ऊर्जा उसको अपने जीवन के लिए भी खर्च हो गई उष्मा के रूप में, और ये सब फिर वह वातावरण में भी चला गया। फिर उसका ऊर्जा फिर मांसाहारी में, और मांसाहारी से जो सबसे ऊपर यानी तृतीयक उपभोक्ता के जो मांसाहारी जीव है और उसमें है, और ये सारी ऊर्जा को फिर अपघटित करता है। फिर ये पौधा लेकर फिर वो वही श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देखें कि किस प्रकार पारितंत्र में, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब ये भी बात है कि खाद्य श्रृंखला एक सीधी श्रृंखला नहीं है, एक जीव को बहुत सारे जीव खाते हैं। तो इस तरह से आहार श्रृंखला एक सीधी रेखा होने के बजाय एक जाल का निर्माण करती है, जिसे हम आहार जाल या फूड वेब कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, घास को हिरन भी खाया, घास को खरगोश भी खाया, हमारे अनाज को भी बकरी खाया, जो पेड़ पौधे हैं उसको भी खरगोश खाया, खरगोश को लोमड़ी भी खा सकता है। तो इस तरह से एक पूरे जाल का निर्माण होता है, जिसे हम आहार जाल कहते हैं। अब बच्चों ये जान लीजिए कि एक जैव आवर्धन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी खाना खा रहे हैं या पेड़ पौधे भी, तो हमारे जानकारी के बगैर भी बहुत सारे हानिकारक जो पदार्थ हैं वो हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में वो चले जाते हैं। और इस तरह से पार करते करते जो सबसे उच्चतम पोषी स्तर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे हम मानव भी हैं, तो हम तक भी अगर कोई पदार्थ पहुंची तो वो अधिक मात्रा में, अगर पेड़ पौधों में कीटनाशक पदार्थ का उपयोग किया गया, पेड़ पौधे को हम लोग खाएं, तो वो एक पेड़ पौधे पर जितना कीटनाशक पहुंचा, तो अगर हम जितना अनाज खा रहे हैं उन सबका एकत्र हमारे शरीर में होगा, तो हमारे शरीर में उस पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसी को हम कहते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ एक चित्र में भी हम दिखा रहे हैं कि जो भी हम लोग अपने घर से या कूड़े कचरे से जो भी हानिकारक पदार्थ निकालते हैं, वो अगर हम नदी में डालते हैं तो वहाँ के सूक्ष्म जीव उसको लिए, उससे ज़्यादा उसको जो छोटी मछली खाए उसमें वो मात्रा बढ़ गया, उससे ज़्यादा मात्रा उसके बड़ी मछली उसको जो ग्रहण की उसमें, और सबसे अधिक मात्रा हम जो देख रहे हैं सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल, उसमें उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यही हमारे शरीर में भी होता है और इसे ही हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बच्चों, हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो वातावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा ओजोन परत, जो आप पहले भी जानते हैं, ओजोन हमारे ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसमें 3 परमाणु का ओजोन बना हुआ है। ये ओजोन की परत हमारे वायुमंडल के ऊपरी लेयर पर, हमारा आयन मंडल पर मौजूद है, और इसका कार्य है कि ये जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर आने से रोकता है। लेकिन
ये पराबैंगनी किरणें हमारे स्किन को, हमारे त्वचा को और बहुत सारे रोगों को बढ़ावा देती है। लेकिन ये देखा गया 1980 से कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट आ गई, यानी ओजोन का जो लेयर है वो लेयर में छेद होने लग गया है। ओजोन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ओजोन हमारे तक, ओजोन गैस हमारे पास है तो वो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन वो हमारे जो वायुमंडल के स्तर में है तो वो हम लोग के लिए लाभदायक है। लेकिन हमारे बहुत सारे क्रियाकलाप से जो फैक्ट्री के धुएं या फिर हमारे बहुत सारे उपयोगी वस्तु है जिससे हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे मानव संश्लेषित रसायन में बहुत अधिक है। जैसे रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए जो पदार्थ डाला जाता है, अग्निशमन में जो प्रयोग किया जाता है, ये सब में CFC मौजूद होता है। और ये CFC क्या करता है, ये हमारा इस ओजोन परत को प्रभावित करता है। आप देख रहे हैं ये CFC का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके ये ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन और इसको अलग कर देता है, और जिससे क्या होता है, हमारे ओजोन परत में छिद्र हो जा रहा है और इस ओजोन की कमी से पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंच रही हैं और बहुत अधिक हमारे अभी त्वचा संबंधित कैंसर इत्यादि बीमारी को बढ़ावा दे रही है। तो हमें इस दिशा में ध्यान देना होगा कि हमें वैसे चीज़ों के प्रयोग से बचना होगा जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा अधिक है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने एक सर्वानुमति से बनी कि CFC के उत्पादन को 86 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए और बहुत हद तक अब तक ओजोन परत के छिद्र को कम करने में या उसकी मात्रा को उतने ही रखने में सफलता पाई गई है। बच्चों, अब हम चलते हैं कचरा प्रबंधन। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कचरा हम लोग रोज़ निकालते हैं और कचरा का प्रकार भी बहुत होता है और हम उसे यूं ही फेंक देते हैं। तो हमें इस कचरा की समस्या को बहुत ध्यानपूर्वक निपटाना होगा और इसमें हमारी भूमिका बहुत अधिक होगी। जैसा कि आप जानते हैं, पहले कचरा निपटान में हम 2 तरह की जो कचरा के डब्बे का भी प्रयोग किया है। गीला कचरा के लिए हरे और सूखा कचरे के लिए ब्लू के लिए होता है, ताकि इसको गीले कचरे में बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय सब पदार्थ होते हैं जिसको जैव निम्नीकरणीय के दिया जा सकता है। सूखा कचरा उसको फिर रीयूज़ या रिड्यूस किया जा सकता है, उसका पुनः उपयोग किया जा सके या उसके रूप में परिवर्तन किया जा सके, ताकि कचरा का निपटान एक अच्छे तरीके से हो सके। तो बच्चों, कचरे के निपटान में हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपनी आदत को बदलना होगा और जो भी कचरा निकलता है उसको हम उसके निपटान के लिए एक पढ़े लिखे एक आदर्श नागरिक के रूप में उसका हम निपटान करें और इस पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। तो बच्चों, आशा करती हूँ यह पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो साथ ही साथ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।